हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 8 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बना दिया भारत IQ के नाम से, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रिसेंटली जो अपडेट्स होते हैं वो डालता रहता हूँ। जो भी नए एग्जाम पेपर होते हैं उनकी PDF फाइल वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो आप देखिएगा इसे अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी नोबेल प्राइज़ जो चल रहे हैं 2020 के, तो वो दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अब थर्ड कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये। तो ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2020 में। सबसे खास बात क्या है इसकी कि 2 महिलाओं को दिया गया है। इन महिलाओं का नाम क्या है? इमैनुअल शार्पेजी एवं जॉनिफर डाउडना। तो आपको नाम कौन से याद रखने हैं? एक रखना है शार्पोजी, एक रखना है डाउडना, क्योंकि बड़े नाम है आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप लास्ट नाम जो है इनका वो याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स पेपर में। अब ये जो इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में, किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है DNA में बदलाव करने का टूल विकसित करने के लिए। इन्होंने DNA बदलाव करने के लिए टूल एक विकसित किया है, उसके लिए इनको दिया गया है ये केमिस्ट्री का नोबेल 2020 का। अब DNA में बदलाव करने का टूल क्या है? ये है टेक्नोलॉजी है CRISPR-Cas9 तकनीक। CRISPR-Cas9 तकनीक है ये दिया गया, ये तकनीक इन्होंने विकसित की है। इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था 2018 UPSC प्री के अंदर, CRISPR-Cas9 तकनीक का संबंध किससे है? ये एग्जाम में प्रश्न आया था, आप देख लीजिएगा। 2018 UPSC प्री का एग्जाम आया था वहाँ पे। तो ये तकनीक है, इसे जेनेटिक सीजर भी बोलते हैं। जेनेटिक सीजर आप जानते हैं, कैंची यानी कि। तो इस तकनीक के अंतर्गत क्या होता है, इसमें ऐसे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। इसमें क्या होता है, जीन में आप एडिटिंग कर सकते हो, जीन में आप चेंजेस कर सकते हो। सपोज कि कोई जाकर बोलता है कि मुझे ऋतिक रोशन के जैसा फेस चाहिए, तो उसके जैसा फेस जीन में एडिटिंग करके हम डेवलप कर सकते हैं आगे, जो उसमें तकनीक और विकसित होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जीन एडिटिंग का मतलब है कि अपने अकॉर्डिंग आप उसे एडिट कर सकते हो, उसे कहते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये है CRISPR-Cas9 तकनीक, जो कि बहुत ही कारगर साबित होगी आने वाले भविष्य में, अगर इसका सही तरीके से कंट्रोल वे में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए दिया गया है। CRISPR-Cas9 तकनीक का इन्होंने डेवलप किया है, इसको बोलते हैं DNA में बदलाव करने का टूल। ये इन्होंने विकसित किया है, इसलिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल 2020 2 महिलाओं को दिया गया है। देखते हैं आगे पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये बात की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोजगारी की। तो महिलाओं की बेरोजगारी दर ज़्यादा बढ़ गई है, ये बताया गया। कोरोना काल के दौरान 51.6% महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। तो ये बड़ा एक संकट क्रिएट हो गया है। ये बताया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। तो उसने बताया कि महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और उसका जो इम्पैक्ट है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट, आपको पता है कि भारत के अंदर एक परिवार जो होता है उसको हम एक यूनिट बोलते हैं। आपको पता होगा, राशन कार्ड आप देखिएगा कभी, तो वहाँ पे एक यूनिट लिखा होता है, एक राशन कार्ड का मतलब। तो एक यूनिट का मतलब है 5 लोग। तो आप समझ सकते हैं कि उन 5 लोगों को चलाने की जिम्मेदारी किसी ना किसी घर के एक मेंबर पर होती है। तो वो उनको चलाते हैं, कहीं कहीं केवल ही महिलाओं पर जिम्मेदारी है। तो वो यदि इतना डाउन चली जाती है, 51.6% महिलाएं बेरोजगार हो गई, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट उस परिवार पड़ता है, उस इकोनॉमी पड़ता है, उस देश पे पड़ता है। क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही राज्य बनता है, जिला बनता है, उसी से फिर जाके देश बनता है, देश से इकोनॉमी बनती है। तो सारी चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे CMI ने इस प्रकार का एक डेटा रिलीज किया है। तो आपको पता होना चाहिए, CMI काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि CMI की फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। देखते हैं आगे पेज नंबर 2 पे न्यूज़ है, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट संबंधी न्यूज़ है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ कवर की गई है, गलता नागल के से अनजान भूखे प्यासे भटक रहे हैं बघेरे, यानी कि लेपर्ड की तस्वीर यहाँ पे बताई गई है। और जहाँ पे बात की गई है झालाना के जंगल की। झालाना के जंगल जयपुर में स्थित हैं, यहाँ पर लेपर्ड सफारी कराई जाती है झालाना के जंगल में। तो ये आपको पता होना चाहिए, झालाना के जंगल कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। इसका 24 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पे जीप के द्वारा सफारी कराई जाती है, लेपर्ड सफारी। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि झालाना के जंगल किस जिले के अंदर स्थित है। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि अभी कुछ यहाँ पे तितलियों ने आक्रमण कर दिया। एक औषधीय फसल है जिसका नाम है सोनमुखी फसल है, जिसका औषधीय महत्व है। तो यहाँ पर एक सफ़ेद तितली हैं, उन्होंने इस फसल को नुकसान पहुँचाया है। इस तितली का नाम क्या है? इसे बोलते हैं मोल्टेड इमिग्रेंट। ये आप नाम याद रखिएगा, इंग्लिश का नाम है इसका मोल्टेड इमिग्रेंट, इसका नाम है तितली का। इसको सफ़ेद तितली बोलते हैं। इसने औषधीय महत्व वाली फसल सोनमुखी को नुकसान पहुँचाया है। अब हम देख लेते हैं कि तितली की 4 अवस्थाएं होती हैं डेवलपमेंट की इसकी। तो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? ये है अंडा बनता सबसे पहले, उसके बाद लार्वा,
उसके बाद पीपा और फिर बन जाती है एडल्ट। तो ये आपको इसकी अवस्थाएं पता होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है कि अंडा, लार्वा, पीपा, एडल्ट किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए तितली संबंधित है। 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी डेवलपमेंट की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सोनमुखी फसल के बारे में थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर है सोनमुखी फसल की, और ये है इसका क्या, ये है इसका लार्वा। तो इसने नुकसान पहुंचाया, सफ़ेद तितली का जो लार्वा है उसने नुकसान पहुंचाया सोनमुखी फसल को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसका पिक्चर, और ये लार्वा का पिक्चर है यहाँ पे। देखते हैं आगे। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, एडिटोरियल है एक ये। तो यहाँ पर बिहार के जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं उसके संबंध में ये चीज़ यहाँ पे बताई गई कि एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार जी की 15 साल की, तो वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी आने वाले इलेक्शंस में। तो हम एक नज़र डाल देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बिहार इलेक्शन से रिलेटेड। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में होने वाले हैं। यहाँ पर जो राज्यपाल है उनका नाम है फागू चौहान, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कुल 243 सीट पर यहाँ पे इलेक्शन होंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिहार के अंदर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो, यानी कि बाईकैमरल असेंबली है बिहार के अंदर। तो आप मेरे को ये बताइए भारत के अंदर कितने राज्य हैं जहाँ पर कि विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ में, राइट। अब आप मेरे को बताइए, ये मेरे को बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा बिहार में कुछ क्षेत्रीय दल हैं, उनका नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड दल, एलजेपी है यहाँ पे, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी है यहाँ पे, राष्ट्रीय जनता दल, और हैम है यहाँ पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो ये 4 हैं, इनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर क्योंकि क्षेत्रीय दल हैं। इसके अलावा आईएनसी आप जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को जानते हैं, यहाँ बीजेपी जानते हैं, वो तो वहाँ पे इलेक्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय दल हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर बीजेपी 4-5 मुद्दे उनको भुनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे एडिटोरियल बता रहे हैं ये। तो मुद्दे क्या हैं, राम मंदिर, 3 तलाक, अनुच्छेद 370, सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और समान नागरिक संहिता। तो इन चीज़ों को, इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी यहाँ पे अपना इलेक्शन में अच्छा खासा बुलाने की कोशिश कर रही है, ये एडिटोरियल में बताया गया है। तो ये मुद्दे आप थोड़े से याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप तैयार करके रखिएगा। राम मंदिर, 3 तलाक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने भी कुछ कवर कराए हैं, तो आप इनको हमेशा ही याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित पॉलिटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 6 पे अगेन एक और एडिटोरियल है। तो ये गौरव वल्लभ है, प्रोफेसर हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बात बताई है। यहाँ पे जो औद्योगिक संबंध कोड नया आया है और इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बिल्स प्रोड्यूस किए हैं, वो एक्ट बन गए, पास हो गए वो अभी पार्लियामेंट के अंदर। तो उससे संबंधित कुछ इन्होंने बात बताई है कि एक तो बात बताई है इस एडिटोरियल में, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019 में ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 63वीं रैंकिंग थी, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करता है, 190 देश हैं इसके भाग हैं, तो उसमें से 63वीं रैंकिंग भारत को मिली 2019 में। अब दूसरी बात बता रहे हैं कि औद्योगिक संबंध कोड ये लेके आए हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी पास किए हैं, इसके लिए एक्ट पास किए हैं। तो वहाँ पर क्या क्या प्रोविजन किए हैं कि 300 से कम 300 तक के जो कर्मचारी हैं किसी भी संगठन में, यानी किसी भी संगठन में 300 कर्मचारी तक कार्य कर रहे हैं, तो उनकी छटनी के लिए, उनको हटाने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप बिना पूर्व सूचना के हड़ताल नहीं कर सकते हैं, और समझौता यदि चल रहा है उसके दौरान भी आप हड़ताल करना गैरकानूनी बताया गया है इस एक्ट के द्वारा, ये जो इन्होंने पास किया है अभी। तो इनका कहना यहाँ पर ये है कि ये एक प्रकार से अत्याचार है जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, क्योंकि कोरोना काल इतना भयंकर मतलब प्रकोप डाला है इन लोगों के ऊपर जिनकी रोजगार चला गया है। तो ये तो एक प्रकार से उनको जो उद्योगपति हैं, जो मालिक है, उनकी दया पर छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कभी भी उनको हटा सकते हैं वो। तो ये तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। जो कामगार हैं, मजदूर हैं, छोटे लोग जो हैं कि ना तो उनको हड़ताल करने का है, मतलब वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं यदि कुछ गलत हुआ उनके साथ में। तो ये बुरी स्थिति बता रहे हैं कि ये इस प्रकार के जो एक्ट उन्होंने पास किए हैं ये उनके हित में नहीं है, बल्कि उनका अहित करने वाले एक्ट हैं ये, क्योंकि इनमें कहीं भी उनके वेलफेयर की बात नहीं की गई, कहीं भी उनकी अच्छाई की बात नहीं की गई, कहीं ना कहीं शोषण की बू आती है ये जो इन्होंने एक्ट पास किए हैं। क्योंकि कभी भी उनको हटाना, छटनी करना, आप समझ सकते हैं कि कोई भी मालिक जो है वो चाहता है कि उसका नौकर हमेशा नौकरी बन के रहे। कुछ ऐसी टेंडेंसीज होती हैं कहीं कहीं किसी की, सबकी नहीं होती हैं। तो वहाँ पे इनका शोषण होने की पूरी संभावना है कि आप 15 दिन 20 दिन आपने अपने ज्वाइन किया, आपने काम किया, उसके बाद आपको डायरेक्टली हटा दिया, तो ये बड़ी दिक्कत है। वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपने उनके लिए प्रोविज़न ख़त्म कर दिया है। जो हड़ताल का पहले प्रोविज़न था, लोग ट्रेड यूनियन बनाते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, तो इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दबाने की कोशिश की गई है। तो ये गौरव वल्लभ जी बता रहे हैं इस एडिटोरियल के अंदर। देखते हैं आगे, नोट कर लीजिएगा आप इन चीज़ों को। पेज नंबर 8 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। तो ये उदयपुर जिला के अंदर आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछा जाए एग्जाम के अंदर। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो यह मादा शव का पैंथर मिला है कि न्यूज़ कवर की गई है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य।
पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक स्कीम है PMSVA फंड, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर सेल्फ डिपेंडेंट फंड। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंड है, स्ट्रीट वेंडर के लिए इशू किया गया था कोरोना काल के दौरान, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इसके अंतर्गत कुछ फंड दिया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को, कितना फंड दिया जा रहा है और वो फंड लोन है या फिर ग्रांट है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइट, आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये बात की जा रही है फ्रेंच ओपन अभी चल रहे हैं फ्रांस के अंदर, उससे संबंधित न्यूज़ है। तो रोला गैरो क्ले कोर्ट है फ्रांस के अंदर। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोला गैरो क्ले कोर्ट कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है। यहाँ पर लाल मिट्टी पर मैच होता है, यानी कि रेड क्ले के ऊपर मैच होता है फ्रांस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाल मिट्टी का संबंध कहाँ से है, रोला गैरो क्ले कोर्ट फ्रांस में है, ये स्थित है, यहाँ से इसका संबंध है। लाल मिट्टी पर मैच होता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। दूसरी चीज़ है कि राफेल नडाल जो है स्पेन से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो 100वां इन्होंने अभी अपना मैच जीत लिया है, ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो राफेल नडाल के बारे में आपको पता होना चाहिए किस देश से संबंधित है। मैं आपको बता चुका हूँ टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम है, सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो मैं आपको उन्हें क्रम भी बता चुका हूँ पहले से और अंत के उसमें कि कौन सा पहले होता है कौन सा अंत में होता है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, तो आप फैक्ट जरूर याद रखिएगा, क्ले कोर्ट के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में, रोला गैरो के बारे में। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। तो मैंने आपको क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फ़र्क बता दिया था कि क्या फ़र्क होता है इनके अंतर्गत। तो यहाँ पे क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक का परीक्षण कर लिया है रशिया ने। राइट, अब ये परीक्षण जो किया है ये इन्होंने किया है बैरेंट सागर से। बैरेंट सागर मैं आपको मैप के अंदर दिखाऊंगा कहाँ पर स्थित है बैरेंट सागर, और इसका नाम रखा है सिरकॉन। तो आप ये याद रखिएगा, सिरकॉन इसका नाम रखा है, और इसकी जो गति है वो ध्वनि से भी 8 गुना तेज है। अब ये क्या मतलब है, हाइपरसोनिक, हाइपर आप जानते हैं तेज, और सोनिक का संबंध होता है ध्वनि से यानी कि साउंड से। तो ये कह रहे हैं ध्वनि से 8 गुना तेज, यानी सोनिक यानी साउंड, और साउंड से भी 8 गुना तेज। तेज का मतलब हाइपर, मतलब ज़्यादा एकदम से, जैसे आपने सुना हुआ हाइपर इन्फ्लेशन, जो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हाइपरसोनिक इसका नाम दिया, यानी कि ध्वनि से भी 8 गुना तेज है। इस प्रकार की उन्होंने क्रूज मिसाइल डेवलप कर ली है, बहुत फास्ट जाती है, मतलब ये आप समझ सकते हैं ध्वनि कितनी फास्ट आती है, तो उससे भी तेज इसकी गति है, इसलिए इसको नाम दिया गया है हाइपरसोनिक। तो सोनिक से आप याद रखिएगा साउंड होता है, उसमें भी तेज हो तो वो हाइपरसोनिक बन जाता है। अब हम देखते हैं इसका मैप। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया देश है, और ये है कारा सागर इस साइड में, और यहाँ पे बेरेंट सी, जहाँ से कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सिरकॉन का यहाँ पे उन्होंने सफल परीक्षण किया है। ये है ग्रीनलैंड, यहाँ पर ग्रीनलैंड सी हो जाता है, ये नॉर्वेन सी हो गया, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोला जाता है। ये जो कंट्रीज हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्वेन सी के बारे में, ग्रीनलैंड सी, और बेरेंट सागर यहाँ पर स्थित है, रशिया का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।